पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में बिजली का संकट बरकरार है। सरकारी आंकड़ों में ही आज दिल्ली में 15,46,000 यूनिट बिजली की किल्लत थी। दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली में 6 से 10 घंटे की कटौती आम लोगों के बर्दाश्त के बाहर हो गई है। लोग बिजली के लिए तड़प रहे हैं और दिल्ली के राजनेता बिजली संकट के मुद्दे को फुटबॉल बनाकर आपस में खेल रहे हैं। दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली में 6 से 10 घंटे की कटौती आम लोगों के बर्दाश्त के बाहर हो गई है। लोग बिजली के लिए तड़प रहे हैं और दिल्ली के राजनेता बिजली संकट के मुद्दे को फुटबॉल बनाकर आपस में खेल रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप पड़ रही है तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर। केंद्र सरकार कह रही है कि दिल्ली में बिजली भरपूर है, तो फिर बड़ी बहस में बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में बिजली संकट का जिम्मेदार कौन है। बिजली की कमी नहीं तो फिर 10 घंटे की कटौती क्यों की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में बिजली कटौती से नाराज लोगों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। निशाने पर डीटीसी बसें आ रही हैं, तोड़फोड़ की जा रही है। कम से कम 200-250 आदमी आए और एकदम घूसे और पत्थर बजाने लगे और मुझ पे भी हाथापाई करी थी। क्या कारण था, क्यों ऐसा हुआ? कुछ नहीं, पब्लिक खड़ी थी, बस मैं तो मोड़ रहा था इधर को, पब्लिक कह रही लाइट नहीं आ रही, उसके चक्कर में पहले सब कुछ लाइट के तोड़ा, बस के शीशे तोड़े, फिर एकदम मेरी गाड़ी पे आ गए, मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ना चालू कर दिए। 4-4 घंटे तक लाइट नहीं आती। यहाँ इतनी गर्मी में परेशानी में, कोई किस परेशानी में, कोई इस परेशानी में, लाइट का पता नहीं चलता आ रही है नहीं आ रही है। बिजली यहाँ पर 2 घंटे आती है, 4 घंटे भाग जाती है और कभी कभी आती ही नहीं है रातों को। और यहाँ पे इसीलिए यहाँ पर सारे लोगों को जोड़ गया, इसका हंगामा किया गया है कि बिजली पानी के ऊपर ज्यादा जोड़ते हैं। बिजली सप्लाई करने वाली 3 कंपनियों में से एक एनडीपीएल का दावा है कि उसके इलाके उत्तरी दिल्ली और उत्तर पश्चिम दिल्ली में 10 जून की रात कटौती नहीं हुई, जबकि रिलायंस की दोनों कंपनियों बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड और बीएसईएस राजधानी ने माना है कि पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली में सिर्फ 3 से 4 घंटे की कटौती ही की गई है। हालांकि बड़ा सच ये है कि पिछले कई दिनों से आधी दिल्ली में एक दिन के अंदर 10 घंटे तक की बिजली कटौती हो रही है। मोमबत्ती जला करते रहे, सब मोमबत्ती जला करना पड़ता है। मोमबत्ती के घंटा लेट नहीं, 2 घंटा लेट नहीं होता है, तो आने जाने में बच्चों के स्कूल की पढ़ाई में काफी समस्या बहुत समस्या हो रही है, बहुत समस्या है। नींद पूरी नहीं होती है तो चिड़चिड़ करते हैं हम लोग को। अभी भी स्कूल जा रहे बच्चे ज्यादा काम पर। साफ है, देश की राजधानी दिल्ली पर बिजली का ये अब तक का सबसे बड़ा संकट है। लेकिन मुसीबत ये है कि दिल्ली वालों को इस संकट से बाहर निकालेगा कौन। इस वक्त दिल्ली की कमान उपराज्यपाल के हाथों में है, लेकिन वो भी अपनी लाचारी जताते हुए आंधी का बहाना ले चुके हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो बड़े बड़े टावर्स हैं वो गिर गए हैं, बड़ी बड़ी लाइनें हैं वो गिर गई हैं, उनको रिपेयर करने में तो समय लगेगा। प्लान्ड जिसको आप एक ब्लैकआउट कहते हैं वो होगा। तो जैसे आप कहीं रहते हो तो हो सकता है कि आपके एरिया में 1 घंटा हो, कोई और रहता है उसके यहाँ पर आधा घंटा हो, वो प्लान्ड ब्लैकआउट चलेगा। मुझे लगता है कि अगले 3-4 दिन और। दिल्ली वालों ने मोदी के वादे पर यकीन करके अपना कीमती वोट बीजेपी को दिया। लोकसभा की 7 सीटें बीजेपी के खाते में आईं। अब जबकि बीजेपी सत्ता में है तो लोगों को मोदी सरकार से आस है, लेकिन मोदी सरकार में पावर मिनिस्टर पीयूष गोयल, सारा ठीकरा पहले की शीला दीक्षित की सरकार पर फोड़कर चलते बने। कांग्रेस हैज बीन इन पावर फॉर 15 years in Delhi. In 15 years, they did not invest to take care of the ever-increasing demand, and today the citizens of Delhi are facing this crisis thanks to their ineptitude. I think the citizens appreciate the fact that Delhi government had failed in its duty, and which is why they gave a very stringent verdict against the Congress. कांग्रेस पर हमला हुआ तो कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के विधायक जय किशन भूख हड़ताल पर बैठ गए। ऐसी हालत जो आज है, ऐसी हालत 10 साल पहले थी, यह आज है। पहले कभी ऐसी हालत नहीं हुई, जिस वजह से मुझे काम करना पड़ा। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप मढ़ रही है तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है।
और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी बिजली को लेकर छिड़ी सियासी जंग में कूद पड़े हैं और मुद्दे को कैश कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का वक्त मांग लिया है। श्री अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से समय मांगेंगे दिल्ली की बिजली के संकट को दूर करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। अब बड़ा सवाल ये है कि जब बिजली के मुद्दे पर सियासत हावी हो गई तो फिर दिल्ली वालों का बिजली संकट दूर कैसे होगा? सवाल ये भी है कि दिल्ली में बिजली संकट का जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार भी मानती है और बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों का भी मानना है कि दिल्ली में बिजली की कमी नहीं। तो फिर बड़ा सवाल ये भी है कि देश की राजधानी दिल्ली में 10 घंटे की बिजली कटौती क्यों हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस पर बड़ी बहस करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार, हमारे साथ आप आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं संदीप दुबे, हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन अनिल भारद्वाज जुड़ गए हैं, हमारे साथ बीजेपी के लीडर विजेंद्र गुप्ता जुड़ेंगे, हमारे साथ अनिल सूद जुड़े हुए हैं, मेंबर स्टेट एडवाइजरी कमेटी ऑन इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली से। अनिल सूद साहब, क्या बिजली की कमी है? दीपक जी, इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक छोटी सी गुजारिश है मेरी कि जितने भी हम पार्टिसिपेंट्स हैं एक दूसरे की बात बड़े ध्यान से सुने। बिल्कुल बिल्कुल सूद साहब, सब ध्यान से सुनेंगे। दिल्ली में बिजली की कमी नहीं है, बिजली की कमी दिल्ली में नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये हमारा सिस्टम कोलैप्स कर गया है क्योंकि कभी भी जितने भी ये टावर या ग्रिड है इनका एक बाईपास बनाया जाता है। इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं कि कंटीजेंसी प्लान प्लेस में हो। अब चूंकि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और ट्रांसको ने सबने मिलके 2012 का जो ब्लैकआउट हुआ था उसके बावजूद कोई कंटीजेंसी प्लान नहीं बनाया। तो जितने रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने लगाए थे वो सारे के सारे कोलैप्स कर गए क्योंकि सब बड़े आराम की नींद सो रहे थे कि हमें कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली है आपने कि पूरा का पूरा मैकेनिज्म फेल कर गया। अनिल भारद्वाज जी, जिम्मेदारी सीधे सीधे आपकी बनती है। दीपक जी, 2013-2012 में एक दिन को छोड़कर जब नॉर्थ ग्रिड से हमारे दादरी प्लांट से जो पावर सप्लाई थी उस पे संकट आया था, हमने किसी भी दिन दिल्ली में पावर की सप्लाई को बाधित नहीं होने दिया। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को और पूरी नहीं लेकिन ट्रांसको और पावर ग्रिड को अभी सूद साहब ने कहा, अनिल भारद्वाज जी अभी सूद साहब ने कहा कि ट्रांसको और पावर ग्रिड को जो साइड में सिस्टम देना था, जो अल्टरनेट सिस्टम देना था वो नहीं दिया, ये मानकर कि हम कभी इस दिक्कत का सामना करेंगे ही नहीं। दीपक जी, ऐसा नहीं है। जो दिल्ली का समर पावर प्लान जो बनता था जिसमें दिल्ली में इन महीनों में मई, जून और जुलाई में पावर सप्लाई को लेकर जो प्लानिंग की जाती थी उसमें जो दल जनवरी में सत्ता में थे उन्होंने उस पावर एक्शन प्लान को बनाया नहीं। उसके बाद जब लेफ्टिनेंट गवर्नर को दायरे में ये सब चीजें आई तो सेक्रेटरी पावर और चीफ सेक्रेटरी को ये चाहिए था कि पावर का जो एक्शन प्लान है, समर एक्शन प्लान, वो बनाना चाहिए था। और अगर स्टॉर्म आया 30 तारीख को तो उसको रिस्टोर करने में इतना समय अगर लगेगा, एक तरफ लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं। माननीय मंत्री भारत सरकार का एक बयान आया, इतने बड़े संवैधानिक पद पे हैं कि दिल्ली में पावर की कोई कमी नहीं है, पावर की कमी नहीं है, लेकिन दिल्ली में डिस्कॉम का सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसकी लाइनें इस लायक नहीं है कि वो पावर सप्लाई कर सके। 5640 मेगावाट हमारी इसी डिस्कॉम ने, इसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने पिछले साल पीक आवर्स में दिया था। हमने 5500 मेगावाट पर एक भी इंटरप्शन पावर का पिछले साल में नहीं किया। किसी भी राजनीतिक दल ने सिर्फ सवाल उठाए कि दिल्ली में पावर का टैरिफ हाई है, पावर के दाम
महंगे हैं, लेकिन पावर सप्लाई 24/7 हमने देने की कोशिश की। अब जिम्मेदारी जिनकी बनती है, अब आप उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने समर एक्शन प्लान क्यों नहीं बनाया, उन्होंने इस प्लानिंग को क्यों नहीं किया कि गर्मियों में जो संकट आता है। हमारे दिल्ली के पीसीसी के प्रेसिडेंट श्री लवली जी ने चिट्ठी लिखकर दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी को कहा था कि आपको दिल्ली में जो संकट आएगा, आप रेट पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम सब्सिडाइज कर रहे हैं, लेकिन पावर सप्लाई के लिए आप जो प्लानिंग है वो करिए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। संदीप दुबे, जिम्मेदारी जी सीधे सीधे आप पर आरोप है कि आपने ध्यान नहीं दिया। मुझे बड़ा हंसी आ रही है जब प्रवक्ता जी कह रहे हैं ये तो गुड़ खाए और जो होता है ना उससे परहेज। अरे साहब, गुलगुले से परहेज। अरे साहब, जो चीफ सेक्रेटरी की आपने बात करी, वो एक्शन प्लान वो बनाते हैं। आपकी केंद्र में भी सरकार थी, आपके गवर्नर साहब थे, और आप बार बार जो अरविंद को दोष दे रहे हैं, अरविंद को किस बात का आप दोष दे रहे हैं? आप सत्ता में रहे हैं 10 साल से, 15 साल से दिल्ली में रहे हैं, 10 साल से आप केंद्र में हैं, और आपको दिल्ली में सब कुछ करके जाना था। बार बार आप एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं और ये राजनीति कर रहे हैं। आप इस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार को उन्होंने ये काम अधिकारी, अनिल जी, ये काम अधिकारी लेवल, जो अधिकारी हैं उनके लेवल की बात है। बीएससीएस एक जो यहाँ दिल्ली में जो लोग भी सप्लाई कर रहे हैं बिजली, वो प्राइवेट कंपनियां हैं, और प्राइवेट कंपनियों पे हम लोगों ने जब वो गलत कर रहे थे तो हम लोगों ने लगाम लगाने की कोशिश की थी कि जनता को जो गलत बिल आ रहे हैं उस तरह के बिल नहीं है। नहीं, लेकिन अवधेश कुमार जी, मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ कि इतना सारा घालमेल है, इतना सारा घालमेल है, प्राइवेटाइजेशन भी है, जो लाइनें हैं वो सरकार की हैं, इसके बीच में कांग्रेस कहती है कि भाई अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी की केंद्र में सरकार है, बीजेपी कहती है कि 15 साल में कांग्रेस ने जो है वो ट्रांसमिशन लाइन खस्ता कर दी, नई पावर ट्रांसमिशन लाइन नहीं बिठाई। इसका कल्पिट कौन है, मुजरिम कौन है, दिल्ली के लोगों का मुजरिम आखिरकार कौन है? मैं यहीं से तो प्रश्न शुरू करना चाह रहा था कि जो स्थिति बनी है उसकी जिम्मेवारी किस पर जाएगी। देखिए, ये जो संकट है, मैंने आज पूरी स्टडी की है, अगर देखा जाए तो बिजली की मामूली सी कमी है अभी भी दिल्ली में। ये नहीं है कि बिजली नहीं है, पूरा अगर मान लीजिए सबसे अधिकतम जो मांग रही है 5191 यूनिट, जिसमें कि 400 यूनिट की कमी है। तो मूल संकट जो समस्या है वो है कि एक तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, राजनीतिक नेतृत्व है, उसने दो काम नहीं किए। एक तो इसका सही प्रबंधन, और दूसरा कि संकट आएगा उस समय हम कैसे इसका निपटारा करेंगे। इसमें प्रशासनिक फेलियर भी है और राजनीतिक फेलियर भी है। अमेरिका में इससे बड़े तूफान आए, हजारों घर उड़ गए, आंधी तूफान आए, लेकिन 24 घंटे के अंदर वहां जो है बिजली सप्लाई शुरू हो गई। चीन में अभी तूफान आए, 36 घंटे के अंदर बिजली सप्लाई शुरू हो गई। दिल्ली में बहुत छोटा तूफान आया, यह भी ऐसा नहीं है कि दिल्ली में घर उजड़ गए हो, आपके 8 या 10 टावर आपके गिर गए। पीयूष गोयल जब मीटिंग ले रहे थे तो उन्होंने बताया, मैं कह रहा हूं तो कोई कह रहा है कि 24 दिन में टावर लगेगा, कोई कह रहा है कि इसमें 1 महीना लगेगा, मैं कह रहा हूं कि 24 घंटे में लगा के दो। तो ये बिल्कुल पहला तो पॉलिटिकल फेलियर है, क्योंकि हमारे देश का या राज्य का, दिल्ली जैसे राजधानी का जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप रहा है, उसने इसके संसाधन वैसे विकसित नहीं किए, ठीक से इसकी दूरगामी योजना नहीं बनाई, उस योजना पर काम नहीं किया। और दूसरा, चूंकि आपने डीईआरसी भी बना दिया है, तो कई बार कई चीजें उनके हाथ में जब चली जाती है तो उनसे निपटने में लोगों को समस्या आ रही है। और पिछले जो 7-8 महीने में दिल्ली में जो है जो राजनीतिक अस्थिरता है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की व्यवस्था सुधारने की बजाय और बिजली सुधारने की बजाय उसको इतना और गड्ढमड कर दिया कंपनियों से लड़के, उसको फिर से रास्ते पर लाना थोड़ा कठिन हो गया है। थोड़ा कठिन हो गया, रास्ते पर लाना कठिन हो गया है, और इसका खामियाजा भुगत रही है दिल्ली की जनता। सीधे चलते हमारे सहयोगी वरुण के पास। वरुण इस वक्त गगन विहार में। वरुण, क्या कहती है गगन विहार की जनता? देखिए, यहाँ पर पावर कट का कोई शेड्यूल नहीं है, कभी दोपहर में, कभी शाम को, कभी रात को, कभी भी पावर कट हो जाती है। डेली रात को जा रही है और उसके बाद तो फिर सुबह ही लौटती है। हम खुद ही यहाँ के लोगों से बात करते हैं। संजय जी, किस तरह का पावर कट यहाँ पर हो रहा है, कितने घंटे बिजली जा रही है? देखिए, बिजली जाने का कोई निश्चित समय नहीं है, 2 घंटे से लेके 6 घंटे तक लाइट जा रही है, और दिन के कितनी बार जाएगी कुछ पता नहीं है। बार बार जो उसमें फ्लक्चुएशंस रहती हैं, और हर बार कभी वोल्टेज 170 चला जा रहा है बिल्कुल। और इस प्रकार से आप समझिए कि हम लोगों को रात को नींद नसीब नहीं होती है, दिन में चैन नसीब नहीं होता है।
दीपक जी, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ की हैं जो कि मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आप बताइए कि कपड़ों की जिम्मेवारी, घर की जिम्मेवारी, बच्चों की सब जिम्मेवारी है, पावर नहीं आ रही है, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? बहुत मुश्किल हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं और पढ़ाई नहीं हो पाती है, कपड़े नहीं धुल पाते हैं, मशीन नहीं चल पाती है और मतलब बहुत ही परेशानी। पानी बच्चों को ठंडा नहीं मिल पाता, बच्चों का होमवर्क है ये। आप बताइए, आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? लाइट नहीं आती, हम अपना हॉलिडे होमवर्क भी नहीं कर पा रहे हैं। वेकेशन चल रही है तो हम सोचते हैं कि थोड़े से गेम खेलें। गेम खेलने के लिए कंप्यूटर से, या कंप्यूटर तो लाइट से चलता है जो आ ही नहीं रही है। तो आप सुन सकते हैं दीपक जी, यहाँ पर चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, हर कोई बहुत परेशान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब BCS के लोगों को यहाँ पे फोन ये तो हम सोचते हैं कि थोड़े से गेम खेलें। गेम खेलने के लिए कंप्यूटर से, या कंप्यूटर तो लाइट से चलता है जो आ ही नहीं रही है। तो आप सुन सकते हैं दीपक जी, यहाँ पर चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, हर कोई बहुत परेशान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब BCS के लोगों को यहाँ पे फोन की जाती है, कंप्लेंट करने के लिए फोन किया जाता है, तो कोई फोन नहीं उठाता। और भी लोग हैं, बात करते हैं। आप जब लाइट जाती है, कंप्लेंट करते हैं, क्या रिस्पॉन्स? मैंने कल इनको हमारे यहाँ रात में 1 बजे लाइट गई थी, मैंने इनको मॉर्निंग में फोन किया, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरे कहने लगे 2 घंटे के बाद मैं आपके यहाँ आता हूँ। आज तक कोई भी बंदा हमारे यहाँ नहीं आया जी। और 1 बजे रात में लाइट गई है, सुबह कल दिन में 4 साढ़े 4 बजे लाइट आई है। ये हालत है, डेली का इनका ये रूल है, 8 से 6 घंटे तक ये इनका लाइट कटिंग चलता है। करीब 8 से 6 घंटे की दीपक यहाँ पर गगन विहार के अंदर पावर कट है। और फोन करने के बाद भी कोई ना ही अधिकारी कोई सुध लेता है, ना ही किसी तरह का रिस्पांस मिलता है। जी ठीक है वरुण, तो दिल्ली के बाकी हिस्सों का भी ये हाल है। सू साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर बिजली मौजूद है तो फिर सप्लाई करने में दिक्कत क्या है? मैं आपसे एक फैक्ट शेयर करना चाहूंगा दीपक जी, जो शायद अभी तक किसी ने आपसे शेयर नहीं किया है, कि पिछले साल 6000 मेगावाट का अरेंजमेंट किया गया था और दिल्ली में दिल्ली क्या पूरे इंडिया में हमारे पास इतनी सरप्लस पावर है कि हम पाकिस्तान को भी बिजली सप्लाई कर सकते हैं अपनी कंजम्पशन के बाद। अगर आज आपने हिमाचल का गवर्नमेंट की स्टेटमेंट सुनी हो तो उन्होंने कहा कि हम तब तक बिजली नहीं देंगे जब तक हमें पैसे नहीं मिलेंगे। आज जनरेटिंग कंपनी भी लॉस में है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी लॉस में है, क्योंकि जनरेटिंग कंपनी को पैसा नहीं मिलता है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कुछ जो सरकारी तंत्र के अधीन काम करती है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स में जा गई हैं और जो प्राइवेट हैं उनके पास जो डाइवर्शन की वजह से पैसा नहीं है, तो ये चिकन और एग वाली सिचुएशन हो गई। बिल्कुल, जब तक ये पूरा सिस्टम होलिस्टिकली हम इसको दोबारा रिव्यू नहीं करते तब तक ये सिचुएशन नहीं सुधरेगी। ये बहुत अच्छा हुआ बीजेपी को पहला झटका मिल गया। चलिए, बीजेपी को बड़े सोच समझ के आगे का इसको बढ़ाना होगा कि सस्टेनेबल तरीके से पावर सप्लाई हो सके। चलिए, आपको लग रहा है बीजेपी को पहला यहाँ मैं देखिए एक तो दिल्ली का संकट और देश, ये दोनों को अलग अलग करके यहाँ देखना पड़ेगा कि दिल्ली का इस समय संकट कैसे हो गया है। बहुत साधारण सी बात है कि एक आंधी से मैं आपको बता 10 टावर गिरा था। मैं मंडोला गोपालपुर लाइन पर 1 टावर, उसके बाद आपको दूसरी लाइन बवाना रोहिणी थी, वहां 5 टावर गिरा था। उसके बाद तीसरी लाइन बामनोली पप्पन कला है, इस पर 4 टावर गिरे थे। अगर हम ये 10 टावर के इमरजेंसी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, मैं ये सोच रहा हूं दिल्ली में, तो कल अगर कोई बड़ा तूफान आ जाए, मान लीजिए कोई बड़ा भूकंप आ जाए, तो इस दिल्ली का क्या होगा ये देखने की जरूरत है। दूसरी जो सूद साहब कह रहे थे, जो हम लोगों के पास आंकड़ा है अभी इस देश में,
उसके अनुसार इस देश में कुल मिलाकर के देखिए साउदर्न रीजन में 12.7% बिजली की कमी है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में 17.4% की, पूर्वी में 3.4 और नॉर्थर्न में 3.1 की। मैंने देश में जो बिजली की मांग है उससे कहीं न कहीं आपूर्ति कम है या बिजली बनाते हुए भी वहां आपूर्ति नहीं की जा रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि हमारे यहां बिजली पड़ी हुई है, कोई खरीदने वाला नहीं है। वो केवल जितने पर उनका वो बिजली उत्पादन करते हैं उतने पर वो देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई खरीदने। तो ये स्थिति होती है पॉलिटिकल लीडरशिप की। आपने जिम्मेवारी कहा तो अगर पार्टी के स्तर पर देखें तो केंद्र को अगर ये व्यवस्था करनी है तो सीधे सीधे ये 10 साल कांग्रेस की रही है, दिल्ली में 15 साल कांग्रेस रही है, तो सीधी सीधी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी पर जाएगी इसकी। अब ये 7 दिन के लिए सरकार आई है, हम उसके खिलाफ हाय हाय करके नारा लगा दें तो उसकी जिम्मेवारी नहीं हो जाती है। कांग्रेस की सरकार ने न तो दिल्ली के लिए न दूसरे मेट्रो शहरों के लिए जहां जहां उनकी है और न देश के लिए ऐसी कोई इमरजेंसी, वो तो कंटीजेंसी कह रहे हैं सूद साहब, मैं कह रहा हूं कि इमरजेंसी या सिचुएशन आने पर क्या करना चाहिए और दिल्ली की अभी कितनी हमारी बिजली की उपलब्धता है, कहां कमी है, किसको भेजना है, इस पर कोई काम ही नहीं हुआ है। अभी इस पर कोई काम नहीं हुआ है। अनिल भारद्वाज जी, आप मानेंगे कि पूरी तरह से विफल रही है 10 साल की यूपीए 1, यूपीए 2 और 15 साल की शीला दीक्षित सरकार इसको मैनेज करने में? दीपक जी, जो दिल्ली में 93 से 98 तक की सरकार थी, दिल्ली में जो हालात थे वो वापस लौट गए एक तरह से। दिल्ली में 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे का पावर कट उस समय होता था। हमने 2002 से 2013 के बीच में दिल्ली में जो पावर जनरेशन था, बवाना पावर प्लांट 750 मेगावाट के लिए, झज्जर के झाकरी से हमारा और हरियाणा गवर्नमेंट का 1500 मेगावाट, जो हमारे को 750 मेगावाट हमें मिलेगा। हमने जो पावर जनरेशन से लेके पावर डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत हद तक, पूरी हद तक ठीक किया है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो दिल्ली का है वो बेस्ट है। कल मैं एक चर्चा में बात कर रहे थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र आपकी चर्चा में जुड़े हैं, वो गुजरात मॉडल की तारीफ कर रहे थे कि 24/7 दे रहे हैं, लेकिन गुजरात में टैरिफ क्या था, गुजरात में दाम क्या थे? जब हम 24/7 दिल्ली में सप्लाई कर रहे थे तो हमारे से कहा गया कि एक पार्टी आई जिसने राजनीतिक अस्थिरता, जो अवधेश जी कह रहे थे, दिल्ली में पैदा की, जिसकी वजह से संकट सबसे बड़ा बना है। वो कहने लगे 50% बिजली के रेट हम कम कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा 30% हम कम कर देंगे। अरे सब्सिडाइज करके कम करने की बात आपने नहीं कही थी, आपने क्या फार्मूला दिया? आप गुजरात में तो लोगों को कहते हैं, उपभोक्ताओं को, कि ये रेट दो, आप दिल्ली में कह रहे हैं दिल्ली मॉडल के लिए कि साहब आप बिजली सप्लाई तो दे रहे हैं लेकिन ये रेट बहुत ज्यादा है। क्यों, गुजरात से ज्यादा थे दिल्ली का टैरिफ क्या? देखिए, मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी थी कंपनी आज जो बिजली दिल्ली में नहीं, आपने बहुत सब विभाग दिखाया। मेरी बात, अभी तो बिजली सप्लाई नहीं हो रही, इसकी सीधे सीधे जिम्मेदार बीजेपी है। आज बीजेपी केंद्र में है, बीजेपी स्टेट में है, दिल्ली में, और वो सप्लाई करे जल्दी से जल्दी लोगों को कैसे बिजली मुहैया कराए। इस तरह की इमरजेंसी हो गई है। बार बार आम आदमी 49 दिन की पार्टी और 65 साल की समस्या एक ही पार्टी तुरंत सुलझाए। केंद्र में कांग्रेस की सरकार और दिल्ली में कांग्रेस के गवर्नर। अवधेश जी बात पूरा होने दीजिए, बात पूरा होने दीजिए। कभी कभी एक तरफ बोलिए, ये समस्या आज जो है उसके निदान के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, जल्दी से जल्दी उसकी निदान कराए। बीजेपी कैसे जिम्मेदार? बीजेपी से अरे क्यों नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आज अगर लोगों को आज की डेट में बिजली नहीं मिल रही है, आज पावर सप्लाई लोगों को नहीं हो रही है, तो ये कितने अधिकारियों पर इन्होंने कार्रवाई करी? क्यों नहीं कहा कि जिस इलाके में बिजली नहीं आ रही, अगर नहीं आएगी तो वहां अधिकारी नहीं बख्शे जाएंगे? हमने कहा था, जब पावर कंपनियों ने आंख दिखाई तो अरविंद ने कहा था कि अगर ये बिजली आप रोकोगे तो आपको यहां से हम बाहर का रास्ता दिखा देंगे। एक डर से काम होता है। ये अधिकारियों के साथ साठ-गांठ करके राजनीति जो होती है, साठ-गांठ की राजनीति खतरनाक है और इससे निपटने की जरूरत है। पार्टी ने कभी इस बात की स्टडी ही नहीं किया कि दिल्ली में, और आपको पता होना चाहिए केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र के लोग, गवर्नर राजपाल, यहाँ जो सेक्रेटरी है वो केंद्र के इशारे से काम करता है। मुख्यमंत्री तो बार बार एक आम आदमी पार्टी के अरविंद में संदीप दुबे क्या हर चीज में संदीप दुबे चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। बार बार आम आदमी को इसमें कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए। मेगावाट बिजली की जरूरत है, मुझे सिर्फ ये बीजेपी से पूछिए ना। नहीं, आप बता दीजिए ना। आम आदमी पार्टी से सरकार चलाई आपने, उनसे सरकार चलाई, सरकार चलाई, आप बता दीजिए। बीजेपी से पूछिए सीधे से सीधे मेगावाट की जरूरत नहीं आ रही है। वो भी याद करके तो बोल दो। अभी
ये सवाल बीजेपी से पूछिए ना आज की डेट में। ये बता दीजिए, आपने सरकार चलाई है 49 दिन, ये बता दीजिए भैया, हमने जब सरकार चलाई 24 घंटे हमने दिल्ली में, कोई ये नहीं कह सकता कि 1 घंटे कोई बिजली बिना रहा है। आप बीजेपी से पूछिए ना कितनी जरूरत है, कितनी मिल रही है। फिर ये जाड़े का सीजन और गर्मी का सीजन, ये सारे सवाल के जवाब आज बीजेपी से पूछिए, क्यों नहीं लोगों को बिजली मिल रही है। विजेंद्र गुप्ता जी, मैं आपको यहाँ जोड़ना चाहूंगा, 10 दिन और बता रहे हैं पीयूष गोयल जी। दीपक जी, इन सब सज्जनों के लिए, इन सब के दीपक जी, छोटा सा देखिए, अभी आपके पैनल पर मैं बोलूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल गुप्ता जी। दीपक जी, मुझे बोलना है ना? जी बिल्कुल जी। देखिए, आपके पैनल पर एक्सपर्ट भी हैं श्री अनिल सूद, उन्होंने सारी वस्तु स्थिति आपके सामने रख दी है। इससे पहले भी जितने भी डिस्कशंस में मैं गया हूं, वहां पर जितने भी एक्सपर्ट्स आए हैं, चाहे वो मुझे लगता है कोई 7-8 एक्सपर्ट्स से मैं अपने एक्सपर्ट्स व्यू दिए हैं, सभी ने एक ही बात कही है, ये पूरा सिस्टम फेल हुआ है, ये ट्रांसमिशन फॉल्ट है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नहीं हुई, इसको अप टू डेट नहीं किया गया, उसका एक नतीजा है। और यहां तक उदाहरण आए कि पिछले वर्षों में आपको अगर याद हो तो दक्षिण दिल्ली के ग्रिड में सिर्फ एक बंदर की वजह से पूरा ग्रिड बंद हो गया था और ब्लैकआउट हो गया था पूरा साउथ दिल्ली, एक बंदर के वहां पर अंदर जाने से। तो सवाल यह है कि टेक्निकल फॉल्ट को पॉलिटिकल मोटिवेशन की तरफ ले जाना और उस पर राजनीतिक रोटियां सेकना, और दोनों दल कर रहे हैं, एक नहीं। जो लोग अपने आप को गंभीर राजनीति करने वाला कहते हैं, वो भी राजनीतिक चालबाजियों के साथ लोगों के बीच में लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये तो वही स्थिति हुई कि 15 साल जिस घर में कांग्रेस रही है, वो घर इन्होंने अभी खाली किया, मैं उसमें घुसा ही हूं कि पता लगा उसकी छत लीक कर रही है, और जो घर से बाहर निकल कर गए हैं वो मुझे दोष देने लगे कि ये छत से जो पानी लीक कर रहा है इसकी जिम्मेदारी इनकी है। अरे आप 15 साल से उस घर में रह रहे थे, आपकी जिम्मेदारी है कि जो आदमी अभी घर में घुसा और देख ही रहा है कि घर कैसा है, कि उसकी जिम्मेदारी है। 15 साल बनाम 10 दिन, 10 साल बनाम काबिलियत की भी परीक्षा इसी में है विजेंद्र जी। आज अगर 30 मई को स्टॉर्म आया, टावर गिर गए, बिजली की समस्या हो गई, तो हम सब लोग मिलकर उसको हल करें। आपको जो घर हमने सौंपा है झुलसती गर्मी में बिजली का फेलियर नहीं था, इसकी हम चिंता करें। घर हमने सौंपा है उसमें बिजली का फेलियर नहीं था, सेकने में लग गए लीकेज नहीं थी और जनता जाए बाहर में। और दूसरा, मेरा अपना राजनीतिक लाभ कैसे हो, मेरा खोया हुआ पॉलिटिकल ग्राउंड मुझे कैसे मिले, इसमें सब लोग लग गए और चुनावी तैयारियां साफ रूप से नजर आ रही हैं। मैं समझता हूं दिल्ली की जनता सब देख रही है, समझ रही है, और जितने भी विशेषज्ञ आए हैं उनके बयान सीधे रूप से स्पष्ट करते हैं और इन दोनों पार्टियों की पोल खोलते हैं। लेकिन काबिलियत की पहचान विजेंद्र जी संकट में ही होता है, इमरजेंसी में। एक सेकेंड भारद्वाज जी, अगर आपकी पार्टी आई और आज मान लीजिए युद्ध हो जाए तो आप पिछली सरकारों को दोष देंगे या युद्ध स्तर पर काम करके अपनी काबिलियत दिखाएंगे? इनका तो दोष है ही है, लेकिन आपको भी अपनी काबिलियत दिखाने का जो अवसर था उसमें कमी दिख रही है। मुझे अपनी बात कहने दी जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे तो मैं बोलूं, बिल्कुल, क्योंकि चर्चा में आनंद जब है जब सब अपने अपनी बारी पर बोले, नहीं तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पर बात। नहीं बोलिए विजेंद्र गुप्ता जी, बोलिए, आपका ही अवसर है। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया अवधेश जी, मैं आपका आभारी हूं। निश्चित रूप से 30 मई को जब स्टॉर्म आया और पूरी दिल्ली ब्लैकआउट हो गई, एक जगह बिजली नहीं गई थी, तमाम जगहों पर बिजली चली गई। उसी दिन केंद्र सरकार ने इसका आभास ले लिया और उन्होंने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, जो कि जिसके अधिकार क्षेत्र में ट्रांसको, जो अधिकार क्षेत्र ट्रांसको का है, ट्रांसमिशन का मैं आपको बता दूं, ट्रांसको का मतलब है दिल्ली सरकार। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसी प्रदेश के ज्यूरिडिक्शन में जाकर काम नहीं करता है, ये प्रदेश सरकार का विषय है। लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझी और प्रदेश सरकार के अधिकारों में इंटरवीन किया और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने तुरंत 2 टावर्स को ठीक किया। तीसरा टावर बवाना का, जिस पर आज पावर मिनिस्टर रात को जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं
पर्सनली विजिट कर रहे हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास जितने टावर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, वो सब दिल्ली सरकार को दे दिए गए। उनको खुद लगाया सरकार ने, और 80% दिल्ली को 2 दिन के अंदर अंदर 80% से अधिक दिल्ली को चालू कर दिया। बिजली के हालात अब मैं जहां बैठा हूं, ये गलत है विजय गुप्ता जी, ये गलत है। देखिए, मैं जब बार बार बात करता हूं तो अवधेश भैया मेरा विरोध करना शुरू कर देते हैं। मैं एक चीज आपको बताऊं, आज बिजली की समस्या जो है, 2 लाइन और बोलने दीजिए, बात पूरी कर दीजिए, लेकिन मुझे ये बोलना जरूरी है कि ये गलत है। और रोहिणी जो है दिल्ली की एक अति साधारण कॉलोनी है, जिसमें 26 मीटर के प्लॉट भी हैं, मकान भी है, और जनता फ्लैट दिल्ली में अगर सबसे ज्यादा कहीं है तो वो रोहिणी में है। और यहां पर अनइंटरप्टेड बिजली है, यहां पर 1 मिनट को भी बिजली नहीं जाती है। सिर्फ ये रोहिणी में नहीं है, ये तो मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे दिल्ली में बहुत सारे स्थान हैं जहां बिजली नहीं जा रही है। बिजली वहीं पर जा रही है जहां पर रिपेयर का काम पूरा नहीं हो पाया है, और वो लगभग पूर्वी दिल्ली जो है उसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। आज शाम को 5 बजे एक बुलेटिन जारी हुआ है, उसमें कहा गया है कि आज बिजली की जो खपत थी, और वो लगभग पूर्वी दिल्ली जो है उसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। आज शाम को 5 बजे एक बुलेटिन जारी हुआ है, उसमें कहा गया है कि आज बिजली की जो खपत थी वो अधिकतम 5470 मेगावाट थी। 5470 मेगावाट तक अधिकतम खपत गई थी, और आज कोई लोड शेडिंग नहीं हुई है। ओनली ये बुलेटिन आया है, ये देखिए, ये मेरे पास है बुलेटिन। लेकिन विजय गुप्ता जी, अधूरा सत्य है ये। TPDDL एरियाज यानी टाटा पावर सप्लाई जो करते हैं उन्हीं एरियाज में लोड शेडिंग नहीं हुई है, बाकी तमाम सारे एरियाज में लोड शेडिंग हुई है दिल्ली के अंदर। एक मिनट आपको वही बताना चाह रहा हूं। यही बुलेटिन की कॉपी है मेरे पास, अधूरी बात नहीं। थोड़ा शेयर करना बुलेटिन जो आपके पास आया है, अभी देखिए नॉर्थ, अगर NDPL ने, दीपक जी आवाज नहीं आ रही, फोन कट गया शायद, फोन कट गया। बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी दीपक जी। हाँ, आपने बताया जो ऑलमोस्ट 40% दिल्ली NDPL के पास है। अगर 40% दिल्ली में कोई लोड शेडिंग नहीं हुई है, आपके पास बाकी BSES का भी बुलेटिन जरूर आया होगा, वो भी आप पढ़ दीजिए। नहीं, BSES की तरफ से कोई बुलेटिन नहीं आया है। एक मिनट, BSES की तरफ से कोई बुलेटिन नहीं आया है, और अभी भी लोड शेडिंग हो रही है। जो काम नहीं किया वो मैं बता रहा हूं। बड़े भाग में लोड शेडिंग हो रही है विजय गुप्ता जी, आपको मानना पड़ेगा। और पीयूष गोयल जी ने क्या कहा इस लोड शेडिंग के बारे में, 1 मिनट वो सुन लेते हैं। बवाना में गैस से बिजली का उत्पादन ऑलरेडी शुरू हो गया है, एक और इंजन फायर हो गई है। आज दिन में बिजली और ज्यादा उपयुक्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में मिली है दिल्ली को। एक जो लाइन रिपेयर होनी थी, जिसका मैंने जिक्र किया था, जो कल रात तक रिपेयर होनी थी, वो भी रिपेयर होके लाइन चालू हो गई है, उससे बिजली ट्रांसमिट होनी शुरू हो गई है। तो 2 मेजर जो मैंने कल वादे दिए थे, वो दोनों समय पे इम्प्लीमेंट हो गए हैं। आगे भी बाकी कामों में पूरी प्रगति से चल रहा है। वो प्रगति का जो गैस स्टेशन था, उसमें भी आज विजिट हुई, उसमें मुझे रिपोर्ट मिली कि वहां पे भी काम तेजी से चल रहा है। शायद मैं आज रात को बयाना जाने वाला हूं, वहां के काम को खुद ही, बवाना के काम को खुद ही देखने में जाने वाला हूं आज रात को। तो चारों तरफ से काम जोरदार चल रहा है। तो ये वही बातें हैं जो आपने बोली है, पीयूष गोयल जी ने वही बातें दोहराई हैं। अनिल भारद्वाज जी, विजय गुप्ता जी का दावा है कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा इलाकों में लोड शेडिंग अब नहीं हो रही है। दीपक जी, अगर लोड शेडिंग नहीं है तो लोग सड़कों पे क्यों हैं? अगर दिल्ली में लोड शेडिंग का जो दावा है, मैं उस दावे को पूरी तरह से खारिज कर रहा हूं। जो NDPL या TDPL टाटा पावर लिमिटेड का जो एरिया है, उसमें जरूर लोड शेडिंग नहीं हुई है, उसमें बेहतर व्यवस्था हुई है। लेकिन आप ट्रांसमिशन सिस्टम को, दिल्ली का जो ट्रांसमिशन सिस्टम था, उसको रिस्टोर नहीं कर पाए हैं पिछले
12-13 दिन में आप दूसरों पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। दिल्ली में आप कह रहे हैं कि पहले से पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं था। दिल्ली में हमने पिछले वर्ष भी 5600 मेगावाट तक बिना बाधित हुए दिल्ली में बिजली सप्लाई की थी, और लगातार दिल्ली में आप सिर्फ एक रोहनी का उदाहरण दे रहे हैं। हम कह रहे हैं हमने 2013-2012 में 24x7 दिल्ली के लगभग सारे एरियाओं में बिजली सप्लाई दी थी। आज आपका काम था कि आपकी सरकार को, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपकी सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली के सेक्रेटरी पावर को ये रिस्टोरेशन का काम ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में कर लेना चाहिए था। 9 से 10 टावर ध्वस्त हुए थे। जो अवधेश जी कह रहे थे कि इतना बड़ा त्रासदी नहीं थी जितना दिल्ली में पावर फेलियर हुआ है। आप उस पावर फेलियर पे किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। आप जो जिम्मेदारी थी रिस्टोरेशन की, उसमें टेक्निकली आप उनका बचाव कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक हो गया है तो लोग सड़कों पे क्यों हैं? दीपक जी, मैं ये सवाल इनसे पूछना चाह रहा हूं। विजयन जी बताइए, 16 जून से पहले कोई लाइन दुरुस्त नहीं हो पाएगी, ये भी एक फिगर आ रहा है। 16 जून से पहले लाइनें दुरुस्त नहीं हो पाएंगी, ये भी एक फिगर आ रहा है। जी दीपक जी, मैं कुछ बताऊं? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो मैं ये स्पष्ट बता दूं, 15 साल कांग्रेस शासन में रही, 50 दिन आम आदमी रही, हम एक भी दिन दिल्ली के शासन में नहीं रहे। मैं आपको एक बताऊं, पिछले 15 सालों में और आज तक जनता ने आपको मैं बताऊं, सुनिए फेल्योर क्यों है? आम आदमी परेशान है। अगर भाजपा का नियंत्रण बिजली विभाग से खत्म हो गया, भाजपा सरकार पूरी तरह फेल्योर साबित हुई है। औद्योगिक घराने में बिजली पहुंचाए जा रहे हैं, जो गरीब जनता है वो बिजली के बगैर घर में मर रही है। ये हकीकत है, सच्चाई है, और इस सच्चाई से पर्दा डाला जा रहा है और बार बार बहाने बनाए जा रहे हैं। तो इस बहानों से निपटने के लिए जल्दी से जल्दी कोशिश होनी चाहिए, और ये कोशिश भाजपा कर नहीं पा रही, नाकाम है। वो ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ रही है, और बच्ची खुची जो बात है वो आम आदमी पे फोड़ रही है। तो बार बार दोनों पार्टियों को वो राजनीतिक निशाना बना रही है। उसकी खुद की फेल्योर है, उसका सिस्टम पे पकड़ नहीं है। अनिल सूद जी ने साफ साफ कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर गए। तो आज सिस्टम का नेतृत्व कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है। इसका जवाब भाजपा दे। इधर उधर की बात करने से फायदा ही नहीं है। 16 दिन में बिजली नहीं आएगी, अगर 16 दिन तक, तो 16 दिन में तो गर्मी चली जाएगी। और अवधेश जी, आपको भी बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जैसे विजेंद्र जी आए, आप विजेंद्र जी के बात पे एक शब्द कभी विरोध नहीं किया, और जैसे ने जब अपनी सही सही बातें कहना शुरू किया, वैसे ही तुरंत आप आम आदमी पार्टी के बीच में कुछ हमने भागा ही नहीं। हम बार बार, और अरविंद बार बार हमने यहाँ पे आदर्श रखा राजनीति का इस दिल्ली के अंदर, और हमने पूरी स्टडी की। आपको पता होना चाहिए कि शासित प्रदेश जो यहाँ के सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी है, वो हर साल अगले साल के लिए बनाते हैं रोड मैप। दिल्ली के समर एक्शन प्लान को, पावर के समर एक्शन प्लान को नहीं बनाया, ना उस पर कोई काम किया। इसकी सर सूद साहब मेरे आंकड़े, एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। मैं आपको एक बड़ी करने दी जाए। विजयन जी, सूद साहब एक लाइन बोलना चाहते हैं, सूद साहब को ले लें, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। मेरे आंकड़ों के हिसाब से 15,46,000 यूनिट बिजली आपके हिसाब, आज के हिसाब से कम है, और 16 जून से पहले कोई लाइन दुरुस्त नहीं हो पाएगी। क्या है, सच है? ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा टावर ठीक करने में, नंबर 1। नंबर 2, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। विजेंद्र जी एक सेकंड, 1984 से लेके आज तक दिल्ली में जितनी कंस्ट्रक्शन हुई है, डीडीए अलॉटी से एफिडेविट मांगता है कि मैं आपसे बिजली और पानी नहीं मांगूंगा। डीडीए दिल्ली का प्लानर है, और मैंने खुद द्वारका की सोसाइटी का सेक्रेटरी रहते हुए एक एफिडेविट फाइल किया था कि मैं डीडीए से बिजली और पानी नहीं मांगूंगा। तो ये तो लीगल कॉलोनीज का हाल है। इलीगल कॉलोनीज का हाल अलग है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। चूंकि जितनी भी डेवलप्ड कॉलोनीज हैं, उनको डीडीए पावर सप्लाई करने की अंडरटेकिंग नहीं लेती है, तो ये प्लानिंग डिजास्टर होना ही था। 1984 से लेके आज तक 30 साल हो गए, और ये जब भी आप डीडीए फ्लैट में नए जितने फ्लैट अलॉट हो रहे हैं, एफिडेविट मांगा जा रहा है कि हम बिजली पानी नहीं मांगेंगे। क्यों?
चूंकि ये बिजली इनकी प्लानिंग रडार में थे ही नहीं बिजली, तो ये जितनी भी कॉलोनीज हैं, चाहे लीगल या इलीगल, वहां पावर प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीजन ये है कि एजेंसीज का आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। बिल्कुल बड़ी जो रेगुलेटर है, जैसे दिल्ली में रेगुलेटर, मैं 3 बार इनको बोल चुका हूं कि भाई आप जो है डीडीए से पहले पता तो करो कि कितनी पावर रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल बड़ी बात कही है अनिल सूद साहब आपने, लेकिन हम सीधे आम जनता के पास चलते हैं, उनका क्या कहना है। पहाड़गंज से इस वक्त हमारे साथ शिवानी त्यागी मौजूद है। शिवानी, क्या कहना है पहाड़गंज के लोगों का? देखिए दीपक, अगर यहाँ की बात करें तो फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले लाइट आई है, तो लोगों को हमने जो इकट्ठा किया था वो अपने घरों में चले गए, क्योंकि थोड़े बहुत काम थे जो रुके हुए थे। पर फिर भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बात करने की कोशिश है। आपसे जानना चाहेंगे, आप करोल बाग में रहते हैं, काम करते हैं, यहाँ पे बिजली के क्या हालात है? खास करके बिजली से आपका जीवन कितना आहत है, कितना इफेक्टेड है? बिजली काफी परेशान है। लोग रात को जब काम करके जाते हैं तो उन लोगों को बिजली नहीं मिलती है। जब पंखा चलाने की कोशिश करते हैं तो वो बिजली बंद, उसी से पानी की प्रॉब्लम है मैडम, सारी प्रॉब्लम है। और जब रात गुजारते हैं तो कपड़ों से हवा करके रात गुजार लेते हैं। जैसे आपसे जानना चाहूंगी, आप ये बताइए बिजली का कितना दिक्कत है यहाँ पे, अगर पूरी दिल्ली की बात करें, और किस तरीके से आपका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है इस बिजली और पानी की किल्लत के चलते? बिजली में बहुत प्रॉब्लम है जी। यहाँ से जब ड्यूटी करके जाते हैं घर में, फिर भी दिन भर यहाँ जागना, फिर वहाँ बिना बिजली के वहाँ घर पर जागना, बड़ी दिक्कत हो रही है। उससे पानी भी नहीं मिल रहा है जी, और हम लोग काम करने वाले पानी खरीदेंगे नहीं, खरीद के पीना पड़ रहा है। नहाने के लिए दिक्कत हो रही है, काफी दिक्कतें हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखा आपने, जनता थोड़ी कम है भले ही, पर दुख दर्द सबका एक ही है कि यहाँ अभी फिलहाल लाइट आई है तो यहाँ पे लोग अपने अपने काम जो रुके हुए थे वो पूरे करने गए हुए हैं। किसी ने मोटर चलाई है, किसी के घर में पानी की किल्लत है। एक और सज्जन हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। आप बताइए बिजली की वजह से कितना अस्त व्यस्त है आपका? बहुत ज्यादा सर, हम परेशान रहते हैं। गर्मी में जो काम करने जाते हैं, ड्यूटी करने के लिए हम सब दिन मेहनत करते हैं, शाम के जाते हैं तो नहावे, जैसे मतलब हम सोते हैं तो रात भर कपड़ों से हवा मारते हैं। इतनी प्रॉब्लम है। पानी को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। हम देवनगर में रहते हैं, करोल बाग में, तो देवनगर में रहते हैं साहब, हमारे लिए पानी की प्रॉब्लम और बिजली की बहुत ज्यादा दुखी है। तो आप देख सकते हैं, आपने सुना यहाँ पे कि पहले तो गर्मी, उसके बाद बिजली की कटौती और बिजली से पानी भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। तो हर कोई परेशान है इस मसले पे, इन दिक्कतों से। बिल्कुल, पानी बिना न उबरे मोती मानस चून, बहुत पहले कहा गया है ये। सीधे चलते हैं अफसर के पास, जंगपुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफसर, जंगपुरा में क्या हाल है? दीपक जी, जंगपुरा में हालत भी बहुत अच्छे नहीं है। सबसे मजेदार बात बताएं कि थोड़ी देर पहले तक जो हमारे साथ लोग खड़े थे, तो जैसे ही लाइट आई वो भाग करके गए कि हमें पानी के लिए मोटर ऑन करना है, हमें वॉशिंग मशीन चलाना है, तो थोड़ी हवा खा ले एसी की। इस तरह से लोग बहाने मारते हुए भागे यहाँ से। अब बल्कि बहाने नहीं दीपक जी, वो सच्चाई थी, क्योंकि उनके चेहरे पर जो चमक थी, खुशी थी। और लोग बार बार यही कह रहे थे कि हमें खौफ हो जाता है, जैसे ही शाम होती है, रात होती है, तो लगता है पता नहीं लाइट कब चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि जब वो बिजली के दफ्तरों में फोन करते हैं तो हमेशा इंगेज टोन बताता है, हमेशा कहीं ना कहीं। और जब लोग कहते हैं कि हम वहां पर जाते हैं तो रिसीवर उठा करके साइड रखा होता है कि उन्हें कोई जवाब न देना पड़े। ये हालात है, लोगों को कोई जवाब भी देना नहीं चाहता और लोगों के पास कोई समाधान नहीं है। बस लोग इंतजार करते हैं कब आधे एक घंटे के लिए बिजली आए तो वो अपने काम जल्दी जल्दी कर लें। ये हालत यहाँ पर भी है दीपक जी, ये हालत यहाँ पर भी है। विजय गुप्ता जी, 3 जगहों का हाल सुना आपने, गगन विहार, जंगपुरा और पहाड़गंज। आप अभी भी अपनी बात पर कायम है कि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बिजली आ गई है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने पहले कहा 80% स्थानों पर, और आपका टीवी, आपका रिपोर्टर वहीं जाएगा जब बिजली नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक है, जाना भी चाहिए। जितना दबाव बनेगा जनता का, उतनी जल्दी चीजें ठीक होने की तरफ बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक बात ये बता दूं कि ये जो कुछ सिस्टम फेल से हुआ है, और जो यहां पर अनिल सूद जी ने अभी सारी बात बताई, उस सारी बात से निष्कर्ष निकल रहा है कि सरकार ने जिस मुस्तैदी से इस काम को किया है, प्रारंभ किया है, इस पर एक बार तो लाइट सारी ठीक हो जाएगी दिल्ली की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ट्रांसमिशन फॉल्ट है, जो उसमें जबरदस्त कमियां हैं, जो जिस तरह से सिस्टम बैठ रहा है या जिस सिस्टम पुराना हो गया है, उसमें ऐसा लगता है उसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और दिल्ली में चूंकि सरकार नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं केंद्र सरकार को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए और ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली सरकार
इसमें जो भी कम समय में अच्छे से अच्छे निर्णय लिए जा सके वो लिए जाने चाहिए। वो सूद साहब क्या करने की जरूरत है बेसिकली? सबसे पहले जो है हमें जो ग्रिड है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांसमिशन पीजीसी के अंडर है और दिल्ली ट्रांसको को अपना कंटिंजेंसी प्लान, इमरजेंसी प्लान अब बनाना पड़ेगा। वर्ल्ड ओवर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फेल हो चुकी है और जितने भी रिफॉर्म्स हुए थे वो रिवर्स हो गए हैं। अब बड़ी सीरियस सोच के साथ सोचना होगा, क्या रेगुलेटरी मैकेनिज्म आगे रखना है या स्टेट को वापस डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। आपको लगता है प्राइवेटाइजेशन फेल हो चुका है? बिल्कुल फेल हो चुका है। उड़ीसा में भी सबसे पहले रिफॉर्म्स आए थे, उड़ीसा में फेल हो गए थे। वर्ल्ड ओवर सब जगह फेल है। विजयन गुप्ता जी, आपको लगता है प्राइवेटाइजेशन फेल हो चुका है? हिंदुस्तान की त्रासदी ये है। देखिए, मैं ये कहता हूं कि हमने वो दिन भी देखे हैं जब दिल्ली विद्युत बोर्ड पूरी तरह फेल हो गया था। दिल्ली एक मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यहां पर कोई भी निर्णय लेने से पहले हमको सभी बातों की ओर ध्यान देना पड़ेगा और अपने पास से भी सीखना पड़ेगा। इसलिए मुझे मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहां पर कोई भी निर्णय लेने से पहले हमको सभी बातों की ओर ध्यान देना पड़ेगा और अपने पास से भी सीखना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि अभी हमको इसी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। मुंबई में आप देखिए, टाटा और रिलायंस वहां पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और मुंबई में मैंने नहीं सुना कि कभी लाइट जाती हो। तो ऐसा नहीं है, हमको इस सिस्टम पर विश्वास करना पड़ेगा, इसकी कमियों को दूर करना पड़ेगा। लेकिन इतनी जल्दी जल्दी अगर हम स्विच ओवर करेंगे तो हमें नहीं लगता कि हम किसी जगह पहुंच पाएंगे। हमने इस नए सिस्टम को अडॉप्ट किया है, इसकी जो कमियां हैं उसमें रिफॉर्म की जरूरत है, उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, उसके अंदर और ज्यादा मुस्तैदी लाने की जरूरत है। और दिल्ली में जैसा अभी बताया सूद साहब ने कि डीडीए जो है ये अंडरटेकिंग लेता है कि मुझसे बिजली पानी नहीं मांगे, तो फिर डीडीए दे क्या रहा है? ऐसे किसी भी एफिडेविट को मैं कंडम करता हूं और ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किस आधार पर डीडीए एफिडेविट मांग रहा है? और हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे अगर ऐसा कुछ है और इसको हम हटाएंगे। ठीक है, अवधेश कुमार फाइल हो रहे हैं। देखिए 9 जून को राष्ट्रपति विजेंद्र जी 1 मिनट, राष्ट्रपति ने अभिभाषण में ये कहा है कि जो 75वां जो हमारी आजादी दिवस आएगी उस दिन 24 घंटे और 7 दिन बिजली का हम वायदा करते हैं और वो वायदा करते हैं उसमें प्राइवेट और ये दोनों की वायदा है। तो सवाल यह है कि आपके केवल कहने से इसकी रिफॉर्म करेंगे? आज एक मिनिस्टर को निकल के जाना पड़ रहा है, जो ऑफिसर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कहां है? उनको सजा कौन देगा कि मिनिस्टर को बवाना देखने जाना पड़ रहा है? तो आप, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय स्टेप लेने की जरूरत है अगर ठीक करना है हमको, क्योंकि हमको न्यूक्लियर पावर जनरेशन कम है, हाइड्रो पावर जनरेशन कम है, कोल में हम ज्यादा करते हैं, वो भी हमारे पास कम होने वाला है। 841 मिलियन टन कोल चाहिए इस समय, जबकि उसमें से 300 मिलियन टन कम जा रहा है। तो ये जो सबसे बड़ी आवश्यकता इस समय है कि जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, जिसने ये काम नहीं किया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, जरूरत पड़े तो उनको निलंबित करना, उनको डिसमिस करना। उसके बगैर अभी तत्काल कोई रास्ता नहीं है। और प्राइवेटाइजेशन से बिजली में हम जितनी दूर रहे उतना ही देश के लिए अच्छा होगा, नहीं तो इससे बुरे दिन भी देखने पड़ सकते हैं। तो सवाल ये है कि देखिए, सबसे पहले तो मैं नहीं विजयन जी माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त इतना ही है, माफ कीजिएगा मेरे पास वक्त इतना ही है। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। Lose control.
देखो मोदी क्या करने जा रहा है। नमस्कार मित्रों। मुझे परेशान करो। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? ललुआ यहाँ खड़ा, ससुरा उधर देख रहा। रुको, अभी बताता हूँ। अरे ये कौन है? आजम खान अब अखिलेश हाँ सिपाह से भागा। सह प्रायोजक रैक्रॉन ब्लैंकेट फॉर रेस्टफुल स्लीप। चौबीस लड़के लड़कियों की जान बच सकती थी। मंडी हादसे का सबसे नया वीडियो। सह प्रायोजक कैंट आरओ, कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। पेडिलाइट फेविकोल, ड्यूपॉट कोरेगन, जिंदगी बदल दे। हीरो स्प्लेंडर, आज स्मार्ट, एक स्मार्ट सोच। और रैक्रॉन ब्लैंकेट फॉर रेस्टफुल स्लीप। नाइस टू सी यू। हेलो। We're out of ice cream. Oh, I'll get it. Keys? Sure. Enjoy the build quality. Enjoy the engineering. Volkswagen, das Auto. हमारे घर में शांति की बड़ी कमी है। कल प्रोजेक्ट सबमिट करना है। शुक्र है कि अब मैं घर के किसी भी कोने से प्रिंट कर सकता हूँ। HP Ink Advantage Wireless Printer can help the child shine. SMS print to 56070. बेटो, मम्मी ने बोला था ना दीवारें खराब मत करना, सुनते नहीं हो तुम। आपसे भी शुक्ला अंकल ने कहा था बंगला बनवाते समय डॉक्टर फिक्सिट से वाटर प्रूफिंग जरूर करवा लेना। सुनते नहीं हो? दोबारा सुन लो, घर बनवाते वक्त वाटर प्रूफिंग के लिए सिर्फ डॉक्टर फिक्सिट इस्तेमाल करना। ओके बेटा। असली इंडिया, असली मसाले यही है असली इंडिया। क्या आप जानते हैं कि आजकल के असंतुष्ट पारिवारिक जीवन का मूल कारण है स्ट्रेस, जिससे आप में ऊर्जा व क्षमता की कमी महसूस होती है। इसके जड़ पे काम करे झंडू विगोरेक्स। अन्य दवाइयां असर तुरंत तो करती हैं, पर उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। झंडू विगोरेक्स एक सुरक्षित आयुर्वेदिक जोशवर्धक है जो आयुर्वेद पर आधारित है। इसमें है अश्वगंधा, शिलाजीत, मुसली और स्वर्ण भस्म जैसे 7 जोशवर्धक आप में लाए भरपूर ऊर्जा और क्षमता, ताकि आप पारिवारिक जीवन का आनंद ले सकें। रोजाना 1 कैप्सूल 2 बार ले।
झंडू विगोरेक्स। कैंट आरओ से पानी होता है ज्यादा प्योर। कैंट के डबल प्योरिफिकेशन आरओ और यूवी से घुली हुई अशुद्धियाँ भी निकले। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। आयोडेक्स बाम त्वचा के अंदर जाए और इसकी गर्माहट का एहसास घुटने, कमर, गर्दन या दर्दों का महादर्द, मोच के दर्द से जल्द राहत दिलाए। आयोडेक्स बाम, जिससे मोच डरे उससे बाकी दर्द भागे। फ्लाइट, फैशनेबल एंड लाइट। गुजरते समय की तरह झड़ते बाल भी कभी वापस नहीं आते। आप मेरी जैसी गलती मत करना, समय पर झड़ते बाल रोक लेना। लिव ऑन हेयर गेन, बालों का झड़ना रोके 90 दिनों में। आप लोग बैठिए, मैं खाना बना कर आती हूँ। थैंक यू। बैठिए सर, 6 महीने हो गए घर का खाना खाए हुए। मुझे तो घर के छोले बहुत याद आ रहे हैं, सच में। घर की याद है। हर स्वाद की असली पहचान, नारपा मसाले, देश का स्वाद देश के पास। मुझे बवासीर है, विश्वास कीजिए क्लिनिकली टेस्टेड अर्शकल पर, वैद्य ऋषि का अर्शकल। कॉल 011 25 53 25 53। पापा थोड़ी सीट पीछे कर लो। हाँ कर लो बेटा, और कर लो, बहुत जगह है। नहीं हो गया। क्यों, एक्सीलरेटर तक पैर नहीं पहुंच रहे हैं क्या? होंडा अमेज, जिसमें है सबसे ज्यादा माइलेज, सबसे ज्यादा पावर, बेस्ट इन क्लास कैबिन स्पेस और साथ ही स्लीक स्टाइल। 90,000 लोगों ने अपनी दुनिया बदली है, अब आपकी बारी है। होंडा अमेज, बदले आपकी दुनिया। सोफा। तुम्हें मालूम है तुम्हारी पूरी फैमिली को टीम कौन बनाता है? ये सोफा। ये सिर्फ सोफा नहीं है, रंगमंच है खुशियों का। सेंचुरी प्लाई, खुशियों का रंगमंच। बढ़ा कदम, क्रांति की लहर एक चलने लगी। बढ़ा कदम बढ़ा कदम बढ़ा कदम बढ़ा, थमी हुई सी जिंदगी बढ़ने लगी। बढ़ा कदम बढ़ा कदम बढ़ा कदम बढ़ा, मेहनत का उठा ले तू, जीत का गीत गुनगुना ले तू, बंधनों को तोड़ तू, चल क्षितिज की ओर तू, नए शिखर पे खुद को ले जाने तू। बढ़ा कदम। लाखों किसानों ने अपनाया ड्यूप ऑफ टेरर, जो दे तना छेदक पर लंबे समय तक नियंत्रण, बेहतर कल्ले और अधिकतम उपज। ड्यूप ऑफ टेरर, कण कण में क्रांति। असली इंडिया, असली मसाले MDH, MDH, यही असली इंडिया। चौबीस लड़के लड़कियों की जान बच सकती थी। मंडी हादसे का सबसे नया वीडियो। अब तक की खास खबरों के प्रस्तुत करता है प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। MDH। संसद के दोनों सदनों में मोदी ने रखा सरकार का एक्शन प्लान। कहा गरीबों की सुनेगी सरकार, महंगाई कम करने के लिए वचनबद्ध। स्कैम इंडिया की छवि को स्किल इंडिया में बदल देंगे। महिलाओं की सुरक्षा को प्रधानमंत्री ने बताया सरकार की प्राथमिकता। नेताओं से की अपील, रेप का ना करें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। कहा रेप की घटनाओं से बिगड़ी देश की छवि। दागियों से संसद को मुक्त कराना चाहते हैं मोदी। कहा सांसदों पर दर्ज केस का निपटारा 1 साल के अंदर अंदर हो। सभी दलों से मांगी मदद। बदायूं गैंगरेप और पुणे मोहसिन मर्डर केस पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा राज्य सरकारों को करनी होगी कड़ी कार्रवाई, जनता नहीं करेगी लंबा इंतजार।
नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति विवाद में घिरे वीके सिंह। अरुण जेटली ने कहा दलबीर सुहाग की नियुक्ति का फैसला सही। वहीं सरकार के हलफनामे के बाद कांग्रेस ने मांगा वीके सिंह का इस्तीफा। मंडी में एक एक सेकंड मौत से कैसे लड़े इंजीनियरिंग के 34 छात्र। सबसे हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। 4 दिन बाद भी अब तक 18 लड़के लड़कियों का कोई सुराग नहीं। मानवाधिकार आयोग ने हिमाचल सरकार को भेजा नोटिस। और आइए फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में आज चर्चा का जवाब दिया। मोदी ने इस दौरान एक बड़ी बात कही। मोदी ने कहा कि दागियों से संसद को मुक्त कराने के लिए सांसदों पर दर्ज केस का 1 साल में निपटारा होना चाहिए। ऐसा करने में मोदी ने सभी दलों का सहयोग मांगा। इससे पहले मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। अपनी बातें रखने से पहले उन्होंने कहा कि वो संसद में नए हैं, इसीलिए कोई चूक होती है तो माफ करें। मुझ जैसा एक नया व्यक्ति जब कुछ कह रहा है, सदन की गरिमा और मर्यादाओं में कोई चूक हो जाए तो नया होने के नाते आप मुझे क्षमा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि हम सभी सांसद जनता की उम्मीदों के दूत हैं और इन उम्मीदों पर हमें खरा उतरना ही होगा। सदन में आने के बाद हम जनता के उम्मीदों के दूत हैं, हम जनता की उम्मीदों के रखवाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार गरीबों के लिए होती है और उनकी सरकार गरीबों के हित के लिए काम करेगी। सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। सरकार का सबसे बड़ा दायित्व होता है